काली बिल्ली। एक बिल्ली के दो बच्चे थे, एक पूरा सफेद और दूसरा पूरा ही काला। जब वो बड़े हो गए तो एक दिन बिल्ली ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, देखो बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, अपना भोजन स्वयं ढूंढना शुरू कर दो। काली बिल्ली और सफेद बिल्ली अपना भोजन लेने के लिए जंगल में घूमने लगी। अरे देखो, कितनी सुंदर सफेद बिल्ली है। हाँ हाँ, क्यों ना इसे खाना दिया जाए। अरे पीछे हटो, काली बिल्ली। मुझे तो इसे देखकर डर लगता है, इसे पहले जाने दो। काली बिल्ली यह सब देख बहुत उदास हो गई, क्योंकि सफेद बिल्ली बहुत सुंदर थी। सभी उसे प्यार करते और भोजन देते, लेकिन काली बिल्ली को कोई पसंद नहीं करता था। इसी बात का सफेद बिल्ली को बहुत घमंड हो गया। मुझसे सुंदर कोई नहीं, मैं हूँ सबसे सुंदर, सभी प्यार करते हैं मुझे, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहीं खा लेती हूँ। तुम तो बहुत ही बुरी लगती हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम जाकर कहीं एक जगह बैठ जाओ, इतना घूमने का कोई फायदा नहीं। काली बिल्ली अपनी माँ से यह बात पूछती है। माँ, सफेद बिल्ली को तो सभी प्यार करते हैं, पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। एक दिन सफेद बिल्ली को ना पाकर उसकी माँ परेशान होने लगी। पता नहीं अभी तक वो कहाँ है, कहीं मिल नहीं रही। काली बिल्ली अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सफेद बिल्ली को एक लड़के ने पकड़ लिया था और अपने घर में रख लिया था। काली बिल्ली ने जब उसे देखा तो उसकी मदद करने गई। यह क्या, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? एक लड़के ने, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मगर मैं इस बंधन में बंधना नहीं चाहती। मुझे भी तुम्हारी तरह घूमना है, मुझे यहाँ से ले चलो। काली बिल्ली की आजादी देख सफेद बिल्ली को बहुत जलन हुई, मगर अब वो क्या करती, वो किसी के घर में बंद थी। जैसे तैसे कोशिश करके मौका पाकर काली बिल्ली ने अपनी बहन की मदद की और उसे भी आजाद करा दिया। हमें कभी रंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा शेर जंगल में सालों से एक गुफा में रहता आया था। उसके पूर्वज भी उसी गुफा में रहा करते थे। एक दिन तेज तूफान और भूकंप के झटके आए और उसके अंदर पूरी गुफा टूट कर बिखर गई। जैसे तैसे राजा ने अपने परिवार के साथ किसी पेड़ के नीचे शरण ली। सुबह होने पर जब बाकी जानवरों की हालचाल पूछने के लिए राजा शेर और उनकी पत्नी निकले, तो उन्होंने पाया कि बहुत से जानवरों के घर, पेड़ पौधे टूट चुके हैं। लेकिन जब बाकी जानवरों को इस बात का पता चला कि उनके राजा शेर भी अब बेघर हो चुके हैं, तब उन्हें इस बात की बहुत चिंता होने लगी। राजा शेर ने अपनी प्रजा से कहा, कल रात के भूकंप के कारण पूरा जंगल तहस नहस हो गया। मैं देख पा रहा हूँ दूर दूर तक बहुत से बड़े बड़े पेड़ तक टूट गए, जो बरसों से हमारा साथ देते आ रहे थे। हमें बहुत दुख है, मगर अब हमें इस दुख से उभरना है। उसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हर कोई अपने पड़ोसी के साथ कुछ दिन गुजार सकता है और धीरे धीरे अपना नया घर बना सकता है। राजा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि अचानक से एक चूहा बोल पड़ा। मगर महाराज, आपकी गुफा भी टूट चुकी है, आपको अपने घर में कहाँ रखें? हम सबके घर तो बहुत छोटे हैं और आप हमारे महाराजा हैं, हमें बहुत दुख है, अब हम क्या करें? चूहे की बात सुनकर मुर्गी ने कहा, महाराज, चूहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे छोटे छोटे घर में आप जैसे महाराज कैसे रह सकते हैं? राजा अपनी प्रजा से खुश होकर कहता है, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है, यह सोचकर ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
कोई बात नहीं, आजकल तो जमाना बदल गया है। मैंने देखा है आसपास के मेरे मित्र जंगल में तो रहते हैं, मगर राजा होने के कारण अब वो गुफा में नहीं, लकड़ी का घर बनाकर रहते हैं। मगर अफसोस, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। मुर्गी तब कहती है, महाराज मुझे आता है, आप आज्ञा दें, हम सब मिलकर आपके लिए सुंदर सा लकड़ी का घर बना देते हैं। ठीक है मुर्गी, तुम अध्यक्षता करो और हमारे लिए सुंदर सा लकड़ी का महल तैयार करो। मुर्गी एक बहुत अच्छी कारीगर थी। उसने सभी पशु पक्षियों को अपने साथ शामिल कर लिया और कुछ ही दिनों में राजा के लिए खूबसूरत लकड़ी का घर बना डाला। राजा शेर उस घर में जाकर बहुत खुश था। उसने कहा, अरे वाह, इसीलिए कहते हैं हर आपदा के बाद कोई ना कोई खुशी जरूर मिलती है। हर मुसीबत के आगे नया रास्ता निकल ही जाता है। हमारी प्यारी मुर्गी बहन ने इतना सुंदर खूबसूरत घर बनाकर हमें बहुत खुश किया। आज से मैं यहीं रहूंगा। आप लोग भी अपने नए घरों में जल्दी रहना शुरू कर दें और भगवान की आराधना करें कि दोबारा हमारे जंगल में इस तरह की आपदा कभी ना आए। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। बंदर और भेड़िए की दुश्मनी। बंदर बहुत ही मस्तीखोर था। हर किसी का मजाक उड़ाना उसे बहुत पसंद था, लेकिन भेड़िया हमेशा गुस्से में रहता, हर किसी के ऊपर अपनी नाराजगी जताता और हमेशा इतरा कर चलता। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो तरह तरह के शिकार कर लेता था। मगर भेड़िए की एक टांग थोड़ी सी टूटी हुई थी, जिसके कारण वो लंगड़ा कर चलता था। और बंदर यूं तो उसका दुश्मन था ही, मगर अक्सर वो उसे चिढ़ाया करता था। अरे लंगड़े, कहाँ चला? माना माना तो बहुत अच्छा शिकारी है, लेकिन जरा अपनी टांग की तरफ देख, भागते हुए तो बहुत मटकता हुआ लगता है। आज तक भेड़िया नहीं देखा ऐसा जैसा तू है रे, घमंडी लाल। भेड़िए को बंदर का इस तरह से उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बंदर को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। हर जगह मेरी बेइज्जती कर देता है। लंगड़ा 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 कह कहकर इसने मुझे हर जगह लंगड़ा बोलने की आदत डाल दी है। हर कोई अब मुझे भेड़िया नहीं, लंगड़ा कहने लगा है, और ये सब इस बंदर के कारण। घमंडी भेड़िया बदला लेने की भावना के साथ एक दिन रात में बंदर पर हमला करने के इरादे से उसके पेड़ के पास पहुंच जाता है। आज इसका काम यही तमाम। रात को ही इसे पकड़कर मार दूंगा और खाई में फेंक दूंगा। फिर अगले दिन जब किसी को नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछने वाला इसे। भेड़िया बहुत गुस्से में था। वो बंदर का शिकार करने ही वाला था कि अचानक उसके दूसरे पैर पर सांप डस लेता है। अरे ये क्या हुआ? कौन था ये? भेड़िया बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। वो समझ जाता है कि किसी सांप ने उसे काटा है, लेकिन रात के अंधेरे के कारण उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो इतनी जोर जोर से तड़पने लगता है कि अचानक बंदर को उसकी आवाज आ जाती है और वो दौड़ता हुआ अपने घर से बाहर निकलता है। अरे अरे, क्या हुआ? अरे लंगड़ू, तुम क्या हुआ भाई? दूसरी टांग लेकर बैठे हो? मुझे अरे भाई बंदर, मुझे सांप ने काट लिया है। बचाओ। अरे घबराओ नहीं, रुको, मैं कुछ करता हूँ। बंदर के पिता बहुत माने हुए वैद्य थे। उसे सांप के कटे की दवा के बारे में पता था। वो अपने घर से दवा लेकर आता है, एक सुई भेड़िए को लगाता है और दवा पट्टी कर देता है। थोड़ी ही देर में भेड़िए को अच्छा महसूस होता है। तब बंदर कहता है, कैसा लग रहा है? बच गए कि नहीं? पानी लाऊं, चाय लाऊं, कॉफी लाऊं? क्या लोगे बोलो? भेड़िए को अपनी करतूत पर बहुत शर्म आती है। भेड़िया बड़े दिल से धन्यवाद करते हुए कहता है, यार बंदर, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं तो गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ गलत करने आ रहा था। मुझे माफ कर दो, मगर एक वादा करो। हाँ, बोलो। तुम मुझे लंगड़ा नहीं कहोगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
अरे अरे, इतनी सी बात। मस्ती मजाक करना तो बंदरों की आदत होती है दोस्त। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कभी नहीं कहूँगा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना कभी भी नहीं था। चलो आओ, अंदर चलो, बैठकर मजे से चाय पियेंगे। और इस तरह दोनों की शत्रुता खत्म हो जाती है और दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। गौरैया बहुत सुंदर रंग की एक पक्षी थी, बहुत सुंदर गाना गाती थी। उसके साथ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनके साथ वो एक प्यारे से पेड़ पर घर बनाकर रहती थी। गौरैया का पति शहर में काम करता था। गौरैया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनके लिए बहुत स्वादिष्ट दाने चुग कर लाती और उन्हें कहानियाँ भी सुनाती। एक दिन गौरैया अपने बच्चों को सुला रही थी। अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी बड़ा सा बिल्ला अंदर आ चुका है और उसके बच्चे पर हमला करने वाला है। अचानक बिल्ली के पैर से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और जोरदार आवाज होती है। कौन कौन है यहाँ? गौरैया जोर से शोर मचाने लगती है। बचाओ बचाओ! अरे अरे, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? निकलो यहाँ से, मेरे बच्चे सो रहे हैं। शोर के कारण सभी बच्चे जाग जाते हैं। गौरैया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल तक ध्यान रखना, किसी एक बच्चे को तो खा कर ही जाऊंगा। हाँ, मेरी पूरी नजर है तुम्हारे बच्चों पर। बिल्ली की ये बात सुनकर गौरैया बहुत डर जाती है। वो सिसक के रोने लगती है, अपने बच्चों को समझाती है और फिर से सुला देती है। सो जाओ बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं। रात भर मैं जागूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस रात गौरैया सो ही नहीं पाती। उसे चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंख लग जाए और बिल्ला आकर उसके बच्चों को खा जाए। अगले दिन सुबह होते ही वो अपनी एक सहेली को फोन करती है। हेलो चिक चिक चिड़िया, कैसी हो तुम? क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो बहन। क्या बताऊं, कल बिल्ली ने मेरे घर में आकर बच्चों पर हमला किया। ऐसा हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। अगर मेरी आंख ना खुली होती तो मेरा एक बच्चा वो खा ही गया होता। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ। गौरैया की सहेली उसे चुप कराती है और फोन पर उसे एक बहुत अच्छी सलाह देती है। सलाह सुनते ही चिड़िया तुरंत वो सलाह मानने को तैयार हो जाती है। गौरैया अपनी सहेली के कहने पर सरपंच के पास जाती है और कहती है, सरपंच जी, कल रात का वाकया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर मेरे बच्चों की रक्षा ना की गई तो मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। और आप तो जानते हैं इस गांव में मेरे रहने से कितनी शोभा है। सरपंच गौरैया की बात सुनते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं गौरैया, तुम हमारे गांव की शान हो। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारा अस्तित्व बहुत खतरे में है। मैं अपने घर में एक पूरा कमरा तुम्हारी पूरी रखवाली और रख रखाव के लिए देना चाहता हूँ, और बाहर एक पहरादार भी रखूंगा ताकि तुम्हें सुरक्षा मिले। सरपंच की ये बात सुनकर गौरैया बहुत खुश हो जाती है और सरपंच उसे एक नया कमरा देता है, जहाँ जाकर वो एक नया बसेरा बसा लेती है और खुशी खुशी फिर से अपना जीवन राजा की तरह जीने लगती है, क्योंकि अब उसे सुरक्षा भी मिल चुकी थी और सुविधा भी। अरुण और गंगा चंदनपुर नाम के गांव में रहा करते थे। अरुण को बिल्कुल भी खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। इसीलिए वो शहर जाकर काम करता और गांव को शाम की तरफ लौट आता। अरुण की देखा देखी गांव के कई नौजवान शहर की तरफ जाने लगे। हर कोई अब व्यापार करना चाह रहा था, बहुत ज्यादा नौकरी करना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल भी खेती बाड़ी में किसी का दिल लगता ही नहीं था। गंगा को अपने पति की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके पास बहुत सारी जमीन थी जो एकदम बंजर पड़ी थी। गंगा जैसे ही घर का सारा काम खत्म कर लेती, वो जाकर अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाती थी। धीरे धीरे पेड़ पौधे बड़े होने लगे। उसका बागीचा, उसका पूरा खेत लहलहाने लगा। हर जगह फूल, बड़े बड़े वृक्ष, हर किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता था। हर कोई गंगा की बहुत तारीफ करता था। एक दिन अरुण ने गंगा से कहा, जब देखो इन्हीं कामों में लगी रहती हो। मान लिया तुम्हारी मेहनत से सुंदर लगता है हमारा खेत,
मगर जरा अपने हाथ पैर देखो, एकदम काली पड़ गई हो धूप में काम कर करके। बस करो, पूरी गर्मियों में आराम ही करना और अपने रंग रूप पर थोड़ा ध्यान दो। अरुण ऐसा कहकर चला जाता है। गंगा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अचानक शाम के समय मौसम बहुत बिगड़ जाता है। गंगा अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो बहुत ज्यादा निराश और परेशान था। गंगा उसे पूछती है, क्या बात है, आप कुछ कहते क्यों नहीं, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरुण उसे बताता है कि आज उसकी नौकरी चली गई है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति शहर में काम नहीं कर सकता। सरकार का ये फैसला है कि जो लोग गांव में रहकर अपने खेतों का ख्याल रखेंगे और उसके बाद नौकरी करेंगे, उन्हीं को बहुत ज्यादा काम मिलेगा। गंगा इस बात पर अरुण से कहती है, अरे तो परेशानी की क्या बात है, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं वादा करती हूँ। अगले दिन 2 सरकारी महिलाएं पूरे गांव का चक्कर लगाती हैं और हर घर में जाके ये पता करती हैं कि गांव में लोग खेती बाड़ी कर भी रहे हैं या केवल शहर जाकर कमाना चाहते हैं। जब वे दोनों महिलाएं गंगा से मिलने आती हैं तो गंगा का खेत देखकर और उसकी बातें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अरे वाह गंगा, तुमसे मिलकर तो हमें बहुत खुशी हुई। और तुम्हारा ये खेत केवल एक ही खेत है पूरे गांव में जो इतना लहलहा रहा है। इतने सुंदर वृक्ष, प्यारे प्यारे फूल पत्ते, वाह मजा आ गया। सरकार को तुम पर गर्व है। तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी सरकार देगी और ये जो तुम शुभ काम कर रहे हो उसके बदले में सरकार ने तुम्हें एक सोने का पेड़ देने का इनाम दिया है। ये देखो, ये नन्हा सा सोने का पेड़ सरकार की तरफ से आप दोनों के लिए इनाम है। पूरे गांव के सामने अरुण और गंगा को सम्मान दिया जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अरुण अपनी पत्नी से कहता है, सच में गंगा, तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी भी मिल गई और हमारे खेत भी बच गए। और इस तरह दोनों फिर से बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरुण अपनी सरकारी नौकरी पर जाता है और गंगा गांव में रहकर ही खेतों का ख्याल रखती है। छोटी बच्ची और भूखी माँ गाय। गाय अपनी बच्ची के साथ जंगल में रहा करती थी। गाय माँ बहुत प्यारी और बहुत ईमानदार थी। वो दिन रात मेहनत करती और अपनी बेटी के लिए खाने लायक भोजन जंगल में इकट्ठा कर लिया करती थी। गाय दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जा रही थी क्योंकि अपनी बच्ची का ख्याल रखने में उसे बहुत कमजोरी आ गई थी। खाना ढूंढने के बावजूद भी इतना कम मिल पाता था कि उसमें केवल उसकी बच्ची का ही गुजारा हो सकता था। कभी कभी तो बेचारी गाय को भूखे ही सो जाना पड़ता था। एक दिन गाय की सहेली छबीली ने उससे कहा, अरे बहन गंगा, तुम दिन रात इतनी मेहनत कर रही हो, खाने की तलाश करती हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कमजोरी का कारण। मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत खाना तुम जुटा पाती हो बस अपनी बेटी को खिला देती हो। क्या ये सच है? क्या करूं बहन, अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती हूँ। हर जंगल में प्रतिदिन दूर दूर तक खाने की तलाश करनी पड़ती है। आजकल तो कहीं आसपास फसल भी नहीं है। गांव के लोग अब शहर जाके कमाते हैं। पहले तो लोग गाय को रोटी देने के लिए भी आ जाया करते थे, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन गाय रोटी के टुकड़े को उठाकर अपने घर तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वो भूख से बेहोश हो जाती है। आसपास के जंगली जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर उसकी प्यारी छोटी सी बच्ची वहां आ जाती है। अरे अरे, माँ को क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हो गई? अरे माँ, अरे माँ। तभी वहां पर खड़ी हुई लोमड़ी कहती है, बेचारी गैया, अरे गंगा तो बहुत अच्छी है, अपनी बच्ची का अच्छे से पालन पोषण करती है, मगर लगता है कुछ खाती पीती नहीं, तभी इतनी कमजोर हो गई है और आज देखो चक्कर खाकर गिर गई। ये बात गंगा की बेटी सुन लेती है, जो रोटी का टुकड़ा होता है उसे अपनी माँ को खिलाती है और ढेर सारा पानी पिलाती है। गंगा को होश आ जाता है। अरे मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैंने सब सुन लिया है।
मैं जान गई हूँ, ये तो गलत बात है ना माँ। आज से हम मिलकर खाएंगे और खाने की तलाश में भी मैं आपके साथ जाऊंगी। अब आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना आपकी बिटिया आपके साथ। प्यारी नन्ही सी बच्ची बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। यह देखकर गंगा का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब दोनों माँ बेटी खाने की तलाश में रोज गांव तक जाते और गांव के लोग भी उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाने लगे। बहुत जल्द गंगा की सेहत अच्छी हो गई और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे। 2 हिरन और भालू। जंगल का राजा राजा शेर बहुत ही खूंखार था। उसे अपनी ही प्रजा को खाने में बहुत मजा आता था। उसका सबसे पसंदीदा खाना था हिरन। इसीलिए पूरे जंगल में एक भी हिरन बाकी नहीं रहा था। छुपते छुपाते एक हिरन का जोड़ा काफी दिनों से अपनी जान बचाए इधर उधर भटक रहा था। हिरन की पत्नी हिरनी माँ बनने वाली थी। हिरन को उसकी बहुत चिंता सता रही थी। हे भगवान, इस जंगल का रक्षक हमारा राजा हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर किसी और जंगल में जाते हैं तो वो हमें शरण नहीं देंगे। मैं क्या करूं? किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करूं प्रभु? दिन रात हिरन यहाँ वहाँ अपनी पत्नी को लिए भटक रहा था। एक दिन रास्ते में उसे भालू दिखाई दिया। भालू उसे देखकर बहुत हैरान हो चुका था। अरे अरे हिरन भाई तुम, और अरे भाभी तुम, हे भगवान, मैं तो सोचता था तुम लोग अब जिंदा नहीं हो, इस दुनिया में ही नहीं हो। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ, मगर तुम इतने दिनों तक थे कहाँ? हिरन अपनी परेशानी भालू को बताता है। हिरनी और हिरन को रोता बिलखता देखकर भालू को उन पर बहुत दया आ जाती है और भालू कहता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इसी जंगल में पैदा होगा और इसका पूरा जिम्मा मेरा है। चलो मेरे साथ। भालू हिरन और हिरनी को लेकर जंगल के बीच में पहुंचता है और अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो 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 मेरे दोस्तों, आज आप सभी यहाँ हिरन को देखकर बहुत हैरान होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जंगल से हिरन लुप्त हो चुके हैं और इसका कारण है हमारा राजा शेर, जो हमारा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। अब हमारी हिरनी बहन माँ बनने वाली है। एक नया हिरन इस जंगल में आने वाला है, मगर उसकी जान को खतरा है दोस्तों। मैं आप सबका साथ चाहता हूँ और अपने शेर को मार गिराना चाहता हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर इस तरह का कोई मासूम परेशान नहीं रहेगा। भूलिए मत, आज ये हिरन की बात है, कल हम में से किसी की भी हो सकती है। भालू के इतने सारे अच्छे विचार सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके साथ हो लिए और बंदर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है। सभी जानवर मिलकर राजा को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने का पकाते हैं जिसमें जहर डाल देते हैं और अपने राजा को खिला देते हैं। राजा भोजन को देखकर बहुत खुश होता है, मगर भोजन खाने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। राजा शेर को मरा हुआ पाकर अब सभी जंगलवासी बहुत खुश थे। हिरन भालू का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों को, हमारे बच्चे को बचाया। हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे दोस्त। और इसी तरह खुशी खुशी सभी जंगलवासी दोबारा जीने लगते हैं और अपना राजा भालू को बना देते हैं। मिट्ठू तोता अपनी पसंदीदा लड़की मिट्ठी तोती से शादी करने वाला था। पूरे गांव को हर पक्षी के घर जा जाकर वो न्योता देते हैं, मगर काले कौवे को कोई भी शादी में बुलाने को तैयार नहीं था। मीठी तोती अपने होने वाले पति मिट्ठू तोते से कहती है, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये काला कौवा बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। इसने मुझे दिन रात परेशान किया है। मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, तुमने इसे ना बुलाकर
मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी खुशी के आगे मुझे और क्या चाहिए मीठी। तोता और तोती बहुत खुश थे। जंगल के सभी पक्षी उनकी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही कौवे को ये बात पता चलती है कि सभी पक्षियों को बुलाया गया है सिवाय कौवे को छोड़कर, तो उसे बहुत ईर्ष्या होती है। अब वो तोता और तोती को परेशान करने की योजना बनाने लगता है। अगले दिन शादी के जोड़े में बैठी हुई तोती अपने जेवरों को ढूंढ रही थी। अरे कहाँ गए? कहाँ गया मेरा हार? यहीं तो रखा था। तोते ने कितने प्यार से शहर से मेरे लिए वो जेवर लाए थे। अब मैं क्या पहनूंगी? ये मेरे साथ क्या हो गया? तोती जोर जोर से रोने लगती है। बारात पहुंच जाती है। तोता हैरान था कि तोती अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। तोते की बात सुनकर तोती फिर से रोने लगती है। मेरा सपना टूट गया। मैंने तो सोचा था आज तुम्हारे खरीदे हुए अच्छे अच्छे जेवरों को पहनूंगी, पर पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं। रात में मैंने यहीं रखे थे। मिट्ठू, मेरी बात का यकीन करो। मिट्ठू मिट्टी से कहता है, कैसी बातें करती हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे जेवर नहीं, तुमसे शादी करनी है। चलो चलो जल्दी करो, फेरों के लिए देरी हो रही है। तभी मिट्टी की सभी सहेलियां फूलों से बनाए हुए सुंदर सुंदर जेवर उसके लिए लेकर आती हैं और उसे पहना देती हैं। अब मिट्टी पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तुम लोग बहुत अच्छे हो। मिट्टू और मिट्टी शादी कर लेते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश थे। बेचारा कौवा दूर से ईर्ष्या में फिर से कुड़ता रहा और जेवरों को अपने पास रखकर उसने सोचा, क्या फायदा? ना तो इन्होंने मुझे शादी में बुलाया और ना ही इस चोरी का कोई फायदा हुआ। मुझे अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। मीठा बोलूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा, तो हर कोई मुझे शादी में बुलाएगा। मुझे जाकर माफी मांगनी चाहिए। कौवा तुरंत शादी होते ही दोनों के सामने आ जाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। तोता और तोती उसे माफ कर देते हैं। मुर्गी की लकड़ी के जानवर की तलाश। एक दिन मुर्गी अपने बच्चों के साथ गांव के पास टहल रही थी। मुर्गी के बच्चे ने छोटे छोटे गांव के बच्चों को लकड़ी के खिलौनों से खेलते हुए देखा। मुर्गी के बच्चे का मन एक नया खिलौना पाने का करने लगा। मुर्गी के बच्चे ने कहा, माँ, मुझे भी ऐसा लकड़ी का खिलौना ला दो ना। हमारे पास तो ऐसा खिलौना है ही नहीं। देखो देखो, कितना सुंदर लकड़ी का खिलौना है। बंदर, चूहा, ये सब लकड़ी के हैं माँ। और वो लट्टू कितना अच्छा है। ठीक है बेटा, जल्दी ही ला दूंगी। अब शाम होने वाली है, चलो घर चलते हैं। मुर्गी अपने बच्चे को समझाती है और उसे खिलौना देने का वादा कर बैठती है। रात को सोने से पहले मुर्गी का बच्चा उससे फिर से पूछता है, माँ, वो लकड़ी का खिलौना कब ला कर दोगी? मुर्गी उसे जवाब देती है, बहुत जल्द ला दूंगी, सो जाओ। मुर्गी का बच्चा चुपचाप सो जाता है और सपने में देखने लगता है कि उसके पास बहुत सारे लकड़ी के खिलौने हैं। बेचारी मुर्गी वादा तो कर बैठी थी, लेकिन अब वो चिंता में पड़ गई। आखिर वो अपने बच्चे को लकड़ी का खिलौना कहाँ से ला कर दे? आज तो गुड्डू को मैंने जैसे तैसे संभाल लिया। उसकी इच्छाओं को पूरा करना एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। लेकिन लकड़ी का खिलौना हमारे जंगल में कहाँ मिलेगा? मुर्गी इस बात से बहुत चिंतित रहने लगी। अगले दिन उसका बच्चा फिर से सुबह उठकर उससे कहता है, माँ, आज हमें लकड़ी का खिलौना दिलाने वाली हो ना? मुर्गी फिर से अपने बच्चे से कहती है, हाँ, क्यों नहीं। शाम तक रुक जाओ। जाओ, अभी जाकर खाना खा लो और बाहर खेलने चले जाओ। बच्चा बाहर खेलने चला जाता है, लेकिन मुर्गी चिंता में रहती है। तभी उसकी छोटी बहन सोना उससे मिलने के लिए आती है। अरे दीदी, कैसी हो?
बहुत दिन हुए, सोचा तुम्हारा हाल चाल ही पूछ लूं। और आपका बेटा कहाँ है? गुड्डू कैसा है? अरे कहाँ गया? कहाँ है? अरे तुम तो परेशान लग रही हो दीदी। मुर्गी की बहन उसकी चिंता का कारण पूछती है। मुर्गी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। यह बात सुनकर उसकी बहन सोना जोर जोर से हंसने लगती है। दीदी तुमने तो कमाल की बात कर दी। मुर्गी हैरान रह जाती है कि उसने ऐसी क्या बात कर दी। वो अपनी बहन से पूछती है, मगर मैंने ऐसा क्या कहा है सोना जो तुम जोर जोर से हंस रही हो? सोना अपनी बहन से कहती है, दीदी हम तो जंगल में रहते हैं और लकड़ियाँ तो जंगल में ही होती है। यहाँ से एक खिलौना बनाकर अपने बेटे को दे दो। बहुत साधारण सी बात है। मुर्गी को झटपट समझ में आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो तुरंत पास में से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ कर लाती है, उसे रंग करती है और एक सुंदर सा खिलौना बना देती है। शाम होते ही जब उसका बच्चा उससे फिर से लकड़ी का खिलौना मांगता है तो उसकी माँ कहती है, ये लो तुम्हारा लकड़ी का खिलौना, लेकिन इससे खेलने से पहले एक वादा करो। वादा? कैसा वादा माँ? वादा करो कभी भी लकड़ी के खिलौने मांगने हो तो याद रखना लकड़ी के पेड़ भी लगाने चाहिए। तो चलो माँ हम अभी पेड़ लगाते हैं। दोनों माँ बेटा जाकर एक नया पेड़ लगाते हैं और फिर उसके बाद वो बड़े मजे से लकड़ी के खिलौने के साथ खेलने लगता है।